अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में जो सबसे पहली चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है ना, इसको हमने साथ साथ डिकोड भी करना है, क्योंकि मैं बड़ी हैरान थी कि इतनी बड़ी बात एक निज़ाम का हिस्सा होकर आप उसी निज़ाम के ऊपर तनकीद करें, उसी निज़ाम को आप बुरा कहें, और मज़ेदार बात यह है कि उसी निज़ाम का आप खुद हिस्सा हों। तो उसके बाद जो लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं वो तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ हमारे वज़ीर दाखिला और मोहसिन नकवी साहब की, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि वो मोहतरम फरमा क्या रहे हैं। उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर वो शदीद तनकीद की कि जिसका कोई हाल नहीं है। अच्छा, अब उसमें जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस वक्त एक चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खामोशी है और बड़ी पुरअसरार किस्म की खामोशी है, और वो खामोशी क्या है? वो ये है कि एक बंदा खुद वज़ीर दाखिला, पीसीबी का चेयरमैन, लाहौर का बासी, खुद एक चैनल का मालिक, और फिर उसके बाद वो उसके बारे में क्या सराई की जाती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा क्लोज़ है, वो हमारे आर्मी चीफ के बड़ा क्लोज़ है। अचानक से वो सामने आता है, वो एक तकरीर झाड़ता है, और उस तकरीर में वो खुलेआम हमारे प्राइम मिनिस्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहता है कि अगर 16-16 घंटे काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो भी ये निज़ाम दरहम बरहम रहेगा, तब भी ये निज़ाम तबाह हो चुका है। दूसरी धमकी वो देता है कि जिस तरह इंडिया के अंदर कॉकरोचेस बाहर निकले थे, कॉकरोच मैं आपको बता दूं बेसिकली वो इसलिए कॉकरोच के नाम से कॉकरोच जनता पार्टी जो है मशहूर हुई कि बेसिकली जो भारत के बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के वुज़रा थे, उनमें से किसी एक वज़ीर ने जेनजी को, जो कि अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल रहे थे, उनको कहा था ये कॉकरोच वॉकरोच क्या निकलेंगे बाहर अपने हकूक़ के लिए। तो बेसिकली वो जो जेनजी थे उनके अंदर गम गुस्सा और बड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें कॉकरोच कहा है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही। तभी उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से अपना जो है वो एक जमात बनाई थी, और ये बिल्कुल उस पैटर्न पे हुआ जो कि बांग्लादेश के अंदर हुआ था। आपको याद होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो हसीना वाजिद हैं, उन्होंने उस वक्त के जेनजी को, वहाँ के स्टूडेंट्स को एक जुमला कहा था कि ये लोग तो जो हैं वो रजाकार हैं। रजाकार का मतलब ये था कि वो पाकिस्तानियों को बेसिकली रजाकार कहते हैं। पाकिस्तान में रजाकार उसको कहते हैं जो फलाही कामों के लिए, फलाह बहबूद के लिए लोगों के काम करते हैं। वहाँ पे भी सेम इसी पैटर्न पे इनकलाब आया था, और फिर आपने देखा कि कैसे वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें रज़ाकार कहते हो, हमें पाकिस्तानी कहते हो, हम वही हैं, लेकिन हम अपने हक़ के लिए खड़े होंगे। फिर कैसे हसीना वाजिद को बांग्लादेश से भागना पड़ा, कैसे वहाँ पे मुजीबुर रहमान के पुतलों के ऊपर लोगों ने पेशाब किया, कैसे वहाँ पर पुतलों को गिराया, और आज वो वक्त है कि हसीना वाजिद अपनी जो पनाह है वो भारत के अंदर लिए हुए हैं, और पूरा बांग्लादेश जो है वो हसीना वाजिद के ऊपर थूकता भी नहीं है। बिल्कुल सेम वैसे ही भारतीय वजीर ने कह दिया कि ये कॉकरोचेस हैं, और उन कॉकरोचेस ने ना सिर्फ उस वजीर का इस्तीफा मंजूर करवाया, बल्कि उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज भी किया। मज़ेदार बात ये थी कि उसकी रेलेवेंस तो पाकिस्तान के अंदर बनती ही नहीं थी। मोहसिन नकवी साहब ने अचानक से सामने आके कहा कि कॉकरोचेस अगर बाहर निकल आए तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अच्छा, कुछ बातें उन्होंने ठीक भी की जिनसे मैं इत्तेफाक करती हूँ, कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं भी करती। जिन बातों से मैं इत्तेफाक करती हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी निज़ाम ठीक नहीं है, निज़ाम तबाह हो रहा है। पेट्रोलियम की प्राइसेस की बात की। सवाल ये पैदा होता है कि जो नून लीग है, इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है, साथ में कुछ मिक्स गवर्नमेंट जो है वो वफाक के अंदर। आप देखें ना कि हमारे तो सदर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, पीछे तो यही दो जमातें बचती हैं ना। इसके अलावा जो पीटीआई के सरबराह हैं उनको तो आपने जेल में बंद किया हुआ है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर निज़ाम तबाह हो चुका है, और दोनों निज़ामों के जो सरबराहान हैं वो इस वक्त हमारे मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर है और दूसरा हमारा मुल्क का सदर है, और तीसरे आप खुद वज़ीर दाखिला हैं, और आप खुद इस निज़ाम का हिस्सा होकर इस निज़ाम की तबाही की बात कर रहे हैं, और फिर आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इल्ज़ाम देते हुए कह रहे हैं कि 16-16 घंटे काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी किसी काम जोगा नहीं है, तो ये है तो वो है। तो फिर आप खुद सबसे पहले इस्तीफ़ा देते, आप इस निज़ाम से निकल जाते। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी तक क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हक़ में उनकी अपनी ही जमात के वज़रा के बयानात क्यों नहीं आए? क्यों हर तरफ एक पुरअसरार खामोशी है? इसलिए क्योंकि सबको इस बात से डर लगता है कि जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी कुर्बतें जो हैं वो हमारे चीफ के साथ हैं। इसलिए भी लोगों को एक शकूक व शुबहात हो रहे हैं। वरना यकीन करें कि शहबाज शरीफ को सामने आना चाहिए था, उनको करेज दिखानी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि ठीक है वज़ीर दाखिला साहब, मुझे आप ज़रा ये बताइए कि वज़ीर दाखिला मैंने लगाया था, वज़ीर दाखिला मेरी जमात का था, वो तो आप हैं, और आपको किसने लगाया है? फिर उनसे पूछते हैं कि ठीक है जी, अगर हम नालायक हैं तो या तो मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ या फिर आप इस्तीफ़ा दे के जाएँ, वरना आप बताएं कि आपने ये बात क्यों की है। और सबसे बड़ी बात यह कि वज़ीर पेट्रोलियम और ख़जाना के बारे में जो बात की जाती है, तो क्या वज़ीर ख़जाना और पेट्रोलियम जो हैं वो नून लीग के हैं?
वो किसने लगवाए हैं? तो फिर निज़ाम तबाह कौन कर रहा है और आप किसको हाईलाइट कर रहे हैं? और जिन बातों से मैं इत्तेफाक करती हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा कि सारी जमातों को मिलकर बैठना होगा। उसमें उनका इशारा पीटीआई की तरफ भी था, क्योंकि उन्होंने 2-2 3-3 दफ़ा दोहराया कि सारी जमातों को। तो अच्छी बात है, अगर आपको अब इतने अरसे के बाद इमरान खान की याद आ ही गई है और आप इमरान खान को फिर से बाहर निकाल के इन जमातों के साथ बिठा के और फिर वही तमाशा ताल तबूड़ा करना चाहते हैं जो पहले हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आपको एक एक्सपीरियंस और करना चाहिए। ये बात आपके लिए गलत होगी कि मोमिन एक सुराख से दूसरी दफ़ा डसा नहीं जाता। ये आप दोबारा से करके देख लें, एक्सपीरियंस होगा बड़ा मज़ेदार चटपटा। साथ में पिछली दफ़ा तो आपने चाइनीज़ खाया था, इस दफ़ा ज़रा देसी कढ़ाई खा लें। अच्छा, फिर इसके बाद जो करप्शन की बात की वज़ीर दाखिला ने, ठीक है, इस बात से मैं इत्तफाक करती हूँ। असल में हमारे लोग जो है ना वो इमरान खान को सपोर्ट ही इस वजह से करते थे क्योंकि वो इस निज़ाम से तंग आ चुके थे। जब बार बार करप्शन का रोना रोया जाता था तो उनको लगता था कि इमरान खान शायद उनके लिए कोई निजात दहिंदा साबित होंगे, लेकिन जब पता चला कि उनकी गवर्नेंस के अंदर तो और भी ज़्यादा करप्शन हुई है, तो तब लोग बेचारे उनको सुकून मिला। तो फिर इसी निज़ाम जिसका आप खुद हिस्सा हैं, आप कह रहे हो तबाह हो चुका है, तो उसको ठीक किसने करना है? सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन मैं जिस बात से इत्तफाक करती हूँ वो ये है, जो कि मुझे पता है कि बाकी जमातें इससे इत्तफाक नहीं करेंगे, सियासी जमातें बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं करेंगी, लेकिन चलो मैं अपने मुल्क की खातिर इस बात से इत्तफाक करती हूँ जो उन्होंने कहा ना कि छोटे छोटे सूबे बनने चाहिए। सारी जमातों को बैठ के इस पर बात करनी चाहिए और छोटे छोटे सूबे, यानी एक एक सूबा, वो जो कहते हैं ना कि पूरी वज़ीर आला एक सूबे का, उसके बजाय छोटे छोटे सूबे बना दें। बेसिकली वो चाहते हैं कि कल को हमारे जो सियासतदान हैं जब वो पावर में आए तो उनमें से किसी के पास पावर रहे ही ना। छोटे छोटे सूबे, उनके अंदर जो है ना वो गवर्नेंस के नाम पे के अच्छे काम होंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जहां आप इस चीज़ की एप्रिसिएशन चाहते हैं, वहीं पर जब ये छोटे सूबे बन जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा करप्शन भी बन जाएगी। यहाँ पे हर इलाके के अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई काम करेगा, लेकिन चलो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये कर लें। आप सियासी जमातों को बिठाना चाहते हैं, बिठा लें, लेकिन आप इस तरह ना करें जो आपने किया है, बड़ी गलत बात है। फिर इसके ऊपर जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं वो सामने आए, उन्होंने आके ट्वीट्स करना शुरू कर दिया। अच्छा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अलीम खान का एक बयान जो है उसको कोट करके लिखा। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि जैसे बरसात में बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे वज़ीर दाखिला ने बयान दिया तो उसकी थोड़ी देर के बाद अलीम खान का बयान आ गया। अलीम खान ने क्या कहा ज़रा सुनिए। इस इलाके में जितनी भी महरूमियाँ हैं, ये महरूमियों को ज़िम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, मेरे कश्मीरी बहन भाइयों ने आज ये साबित करना है कि वो दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। ये बार बार आते हैं, धोखा देते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। 5 साल हुकूमत के मज़े लेते हैं और उसके बाद दोबारा धोखा देने आपके पास आ जाते हैं। इनसे पूछे ये आके आपसे जो नारे लगाते हैं, वो नारों की तकमील पिछले 30 साल में क्यों नहीं की? अच्छा, अलीम खान का बयान आपने सुन लिया और इसके ऊपर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने फिर उनको कोट करते हुए लिखा कि अलीम खान साहब के पास जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज़ है तो इस बयान के साथ इस्तीफ़ा दे दें और हुकूमत मुखालिफ बेंचों में बैठने का ऐलान कर दें। हौसला करें, सिर्फ बयान न दें। रावी किनारे लोग जिनको चूना लगा है वो पिछले साल से रो रहे हैं। ये बेसिकली उनकी सोसाइटी का ताना दे रहे हैं, क्योंकि वो रावी किनारे है तो मतलब हर साल जब वहाँ पे पानी आता है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे पानी आ जाता है। और आगे लिखा कि असम्बली का इजलास आने वाला है, देखते हैं सिर्फ बढ़के ही हैं या कुछ करते भी हैं। यानी आप इस हुकूमत का हिस्सा भी हैं और फिर आप इसी हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करते हैं। लेकिन मैं हमारे प्यारे आर्मी चीफ, हमारे CDF जो हैं, उनसे एक बात तो कहना चाहती हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई मुझे कह दे कि पता नहीं लिफाफा ले लिया, ये वो, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ कि आर्मी चीफ, जिस तरह आप हमारे मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं, जिस तरह आज तक आने वाले आर्मी चीफ्स में से हम ये समझते हैं कि आपसे बेहतरीन आर्मी चीफ आज तक मैंने नहीं देखा जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका बजा दिया। इज़्ज़त हमारी जो है वो इतनी आगे बढ़ गई। हमारा जो है वो सऊदी अरब के साथ एक सेल्फ डिफेंस मुआहिदा हुआ, कुवैत के साथ हो रहा है, लीबिया के साथ होने जा रहा है, टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए, अमेरिका और चाइना के साथ बैक वक्त हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए। यानी आप वो एक इंसान है जो कमाल है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 से हमें बचा लिया है। लेकिन अगर आपकी जोड़ी ना होती हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, तो यकीन करें कि ये जोड़ी उस तरह से ना काम कर सकती। और अगर 20-20 घंटे काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पाए का कभी भी मिल सकता है, क्योंकि बाकी सारे 8 घंटे की 10 घंटे की नींद पूरी करते हैं।
اب نیند سے مراد یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اچھا ہمارے پرائم منسٹر اتنے گھنٹے سوتے ہیں تو یہ کوئی ٹونٹ ہے یا کوئی مذاق ہے، ٹھیک ہے میں نے ایسے کہہ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان جو 70 سال کے قریب پہنچا ہوا ہے اور وہ اتنی محنت کر کے اتنا کام کر رہا ہے، اور آپ کا کوئی بھی وزیر مشیر اٹھتا ہے اور وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ اور وہ دوسری طرف بلاول کو جو دورہ پڑا ہوا ہے اور فارم 47 کہہ رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں دعوت دیتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ آئیں میرے ساتھ ہاتھ ملائیں، بیسکلی اس میں بھی وہ ایک سیاست کر رہے ہیں، اور سیاست وہ کیا کر رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ حاصل کر سکیں۔ اور جو فارم 47 کی وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر بڑا زبردست قسم کا جواب دیا احسن اقبال نے، کیا کہا؟ ہیو اے لک۔ تو الٹا توپوں کا منہ کھول دیے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ بھائی اگر ہماری حکومت فارم 47 کی ہے تو آپ کے ابا جان بھی فارم 47 کے صدر بنے ہیں۔ پھر یہ چودھری شاہد محمود ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو اب محسن نقوی کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ان کو اسحاق ڈار کو دوبارہ وزیر خزانہ بنا دینا چاہیے، رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنا دینا چاہیے، مصدق ملک کو وزیر پیٹرولیم بنانا چاہیے، خرم دستگیر کو مشیر بجلی اور خواجہ سعد رفیق کو مشیر ریلوے بنا دینا چاہیے۔ تو پھر کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ کسی کے لگائے ہوئے وزراء کو نہیں ہٹا سکتی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے کریں آپ، غلط حرکتیں کریں آپ، اور گالیاں کھانے کو ہمارا پرائم منسٹر۔ اگر آئے روز پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بتائیں کہ وزیر پیٹرولیم پرائم منسٹر نے لگایا ہے؟ اگر وزیر خزانہ کو گالیاں پڑتی ہیں تو وہ کیا پرائم منسٹر نے لگایا ہے؟ اور وہ پرائم منسٹر جو آپ کی ہاں میں ہاں ملا کے 20 گھنٹے کام کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سلیوٹ ہے سر آپ کو۔ چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس بریفنگ کی ہے، یہ ولاگ آپ اگلے دن دیکھیں گے، میں نے ذرا تھوڑے گھنٹے پہلے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اس میں انہوں نے کھل کے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ طاقتور اور سردارانہ ذہنیت کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں تقسیم ہند یعنی 1947 سے پہلے جیسا نظام قائم رہے۔ ان کی خواہش ہے کہ غریب کا بچہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، آگے نہ بڑھے، ڈاکٹر انجینئر نہ بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے بلوچستان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اب دہشت گردوں کے ساتھ یا ان کے سربراہان کے ساتھ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ ہم صاف طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے ہتھیار ڈالو، دہشت گردی کو ختم کرو، اگر دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ نہ لڑیں، آپ سے بات چیت کریں، تو بات چیت کا راستہ بند ہے۔ بات چیت صرف عام لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، ان سرداروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی جو ان چیزوں کو بگاڑتے ہیں۔ تو سیدھا اور دو ٹوک بیان دے دیا جی ہمارے اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے، فوج کا صاف اور کھلا پیغام آ چکا ہے۔ اور ہاں وہ وزیر پیٹرولیم کی بات میں کر رہی تھی نا، وہ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم ہمارے دونوں پیارے بھائی جو کہتے تھے کہ جب سستے ہوگا پیٹرول تو ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے عوام کو ریلیف دیں گے۔ تو یہ اسکرین کے اوپر ایک خبر دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں سنگاپور مارکیٹ سے جڑی ہیں۔ یہ ایک لطیفہ تھا اس کے اوپر، یعنی کہ پاکستان کے اندر نظام جو ہے، تنخواہ جو ہے وہ آپ سوڈان والی دیں اور نظام اور پرائسز آپ لوگوں سے سنگاپور والی لیں۔ واہ واہ کمال ہے سر، آپ کو سلیوٹ ہے۔ ان کی طرف بھی ذرا وزیر داخلہ صاحب تھوڑی سی نظر کرم فرمائیے، تھوڑی سی فرما لیجئے۔ چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ لیجئے نظام کی بات کرتے ہیں۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں، کیا ٹھاٹ باٹ ہیں ان کے، ابراڈ میں ہیں اس وقت، اور یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اپنے گارڈز کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جناب یہ موصوف جو ہیں سندھ کے ایک وزیر کے بیٹے ہیں اور لنڈن کے مقام پہ یہ رہتے ہیں۔ ہاں یومیہ خرچ ان کا جو ہے وہ 1500 پاؤنڈ سے زیادہ ہے، یعنی فقط ایک دن کا خرچہ ان کا 5 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ اور سیاستدان کھپے، ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے، اور میرے خیال سے بلاول کو تھوڑی سی نظر کرم اس طرف بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ محمد اشفاق ہیں جی، ان کا ایک ٹویٹ مجھے بڑا ہی پسند آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قصور نقوی صاحب کا نہیں ہے، محسن نقوی کا نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے بھی شریفوں کا نمک کھایا وہی نمک حرام نکلا۔ شیخ رشید ہو یا پرویز الہی، چودھری نثار ہو یا شاہد خاقان عباسی، سب کے سم ڈیش نکلے۔ اس بات سے آپ لوگ کتنے % اتفاق کرتے ہیں یہ تو آپ لوگ ہی بتائیں گے۔ آج کا ولاگ یہیں تک، باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد